नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है, इस बार 5 जून को शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक अभिरुचि दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण रुचि आकलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों जो कि अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान विषय पढ़ाते हैं, उनके लिए इस आकलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोस्तों, इस आकलन का उद्देश्य केवल जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनको बेहतर बनाने के लिए किया गया है। तो इसमें 40 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से आधे विषय संबंधित थे और कुछ क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र संबंधित थे। तो मैं आज इस वीडियो में आपको जो गणित विषय से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो ये जो गणित से संबंधित क्वेश्चन है, ये अध्यापक L2 जो कि साइंस मैथ्स वाले हैं उनके आकलन में पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देगा। आप वीडियो को पॉज करके वहां से क्वेश्चन को लिख या पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था गणित का, वह था कि समान त्रिज्या वाले बेलन व शंकु में यदि बेलन का आयतन दो समान शंकुओं के आयतन के योग के बराबर है तो शंकु व बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर अपने को क्या पूछा है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछा गया पहला, और इसमें अपने को क्या दे रखा था कि एक बेलन का जो आयतन है वह दो शंकुओं के आयतन के बराबर है, और इसमें अपने को साथ में ये दिया हुआ था कि दोनों बेलन और जो शंकु है उनकी त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ पर, तो अपने को पता है दोस्तों कि जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसी प्रकार जो शंकु का जो आयतन होता है वह क्या होता है, शंकु का आयतन होता है यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है कि दोनों यानी कि बेलन और शंकु की त्रिज्या क्या है, समान है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों की त्रिज्या अपने को समान लेनी है। अगर बेलन की त्रिज्या आर है तो शंकु की त्रिज्या क्या है, आर है। लेकिन यहाँ पर अपने को ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, अपने को ऊंचाइयां समान नहीं दे रखी। तो मैं मान लेता हूं कि बेलन की जो ऊंचाई है वह तो क्या है h1, और शंकु की ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूं, h2। तो अब अपने पास में अब अपने को एक और इसमें प्रतिबंध दे रखा है कि बेलन का आयतन दो शंकुओं के आयतन के बराबर है, यानी एक बेलन का आयतन दो शंकुओं के आयतन के बराबर है। तो यहाँ पर ये एक शंकु का आयतन है, तो अगर दो का चाहिए तो मैं इसको दो से गुणा कर देता हूं, तो ये किसके बराबर होगा, एक बेलन के आयतन के। तो यहाँ से अपने को ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ पाई आर स्क्वायर से मैं पाई आर स्क्वायर को काट देता हूं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, h1 बराबर 2/3 h2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए h1/h2 का मान अपने पास किसके बराबर आया, 2/3 के। तो देखिए h1 किसकी ऊंचाई थी, h1 बेलन की ऊंचाई थी, और h2 किसकी थी, शंकु की ऊंचाई थी। तो बेलन और शंकु के ऊंचाइयों का अनुपात कितना आ गया, 2/3। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कईयों ने इसमें यह गलती करी होगी। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, शंकु व बेलन के ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रखा है, जबकि ये अपन ने क्या निकाली है, बेलन और शंकु के ऊंचाई का अनुपात निकाल रहा है। तो यहाँ पर 2/3 भी ऑप्शन में दे रखा था और 3/2 भी ऑप्शन में दे रखा है। तो कईयों ने इसको 2/3 कर दिया, जबकि ये उत्तर गलत होगा। क्यों, क्योंकि अपने को शंकु की ऊंचाई का अनुपात बेलन की ऊंचाई के अनुपात से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जो ऊंचाई है, जो अनुपात है, उसका क्रम बहुत जरूरी होता है। क्रम अगर अपन ने गलत क्रम में लिख दिया तो अपना पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए h1/h2 नहीं ज्ञात करना, अपने को क्या करना है, शंकु की ऊंचाई का अनुपात बेलन की ऊंचाई से ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो ये कितना आ गया, 3/2, यानी यहाँ से जो अनुपात है अपने पास में वह कितना आया, 3/2। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पहले मैं तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, दूसरा और सातवां क्वेश्चन मैं लास्ट में करवाऊंगा, उसका कारण भी बताऊंगा लास्ट में क्यों करवा रहा हूँ। पहले अपने तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, वहां से आप वीडियो पॉज करके उसको देखिए या पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हरियालो राजस्थान से प्रेरित होकर एक विद्यालय में 25% नीम, 15% जामुन तथा शेष पीपल के पौधे लगाए गए। तो यहाँ पर देखिए, जो नीम के जो पौधे हैं वह कितने हैं, 25% लगाए गए हरियालो राजस्थान कार्यक्रम से प्रेरित होकर। और जामुन के कितने लगाए गए, जामुन के पौधे लगाए गए 15%, ठीक है। और शेष जो पौधे लगाए गए वह किसके लगाए गए, पीपल के। तो यहाँ पर देखिए 100% में से, यहाँ पर जो अपन गणना करते हैं हमेशा कहां से करते हैं, 100% पे। तो 100 में से 25% तो नीम के लगा दिए और 15% जामुन के लगा दिए, तो जो बच गए वो किसके लगाए, पीपल के। तो यहाँ पे देखिए 25 और 15 कितना हो गया, 40 हो गया। तो 40% तो नीम और जामुन के हो गए और शेष किसके लगाए, पीपल के। तो यहाँ पर देखिए शेष कितना हो जाएगा, 60%। तो 60% पौधे किसके लगे, पीपल के लगे। अब यहाँ से दोस्तों अपन इनका क्या कर ले लेते हैं, अनुपात ले लेते हैं। तो इनका अनुपात लीजिए, तो इनका आप अनुपात लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 5 से कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 5:3:12। इन तीनों का अनुपात कितना आ गया, 5:3:12। तो अगर अपन इन तीनों का योग करें तो कितना आया, 5 और 3 8, 8 और 12 कितना आ गया, 20। यानी कि अगर जो विद्यालय में 20 पौधे, टोटल 20 पौधे लगाए गए, तो उसमें से 5 तो नीम के, 3 जामुन के और 12 पीपल के लगाए गए। लेकिन यहाँ पर अपने को देखो क्या दे रखा है, यदि रोपे गए पीपल और नीम के पौधे का अंतर 56 है, तो रोपे गए नीम और पीपल के पौधों का अंतर कितना है, 56। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वह कितना दे रखा है अपने को, 12 - 5 कितना दे रखा है, 7। और इस अंतर को कितना बता रखा है, 56 बता रखा है। यहां से देखिए 7 यूनिट जो है अपनी वह किसके बराबर है, 56 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 56/7, यानी कि किसके बराबर हो जाएगी, 8 के। यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर है अपने पास में, 8 के। तो आपने कुल कितने पौधे लगाए, यहाँ पर 20 पौधे लगाए, 20 यूनिट पौधे लगाए। 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास में है 8 है, तो 20 की कितनी हो जाएगी, 20 × 8 बराबर कितना आ जाएगा, 160 पौधे। तो टोटल कितने पौधे लगे हैं विद्यालय में, 160 पौधे लगे हैं। दोस्तों अगर ये इस तरह से समझ नहीं आया तो अपन इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, अपने पास में जो अनुपात है वह क्या आ गया, 5:3:12 आ गया। अपन अनुपात को किस प्रकार से लिख सकते हैं, भाई इनका अनुपात दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 5x। यानी कि नीम के पौधे कितने लगाए गए, 5x। ऐसे जामुन के पौधे कितने लगाए गए, 3x। और पीपल के 12x कितने लगा दिए। देखिए कुल कितने होंगे, कुल इनका योग कर देंगे तो 5 और 3 8x, 8 और 12 20x जो है वह कुल पौधे विद्यालय में लगाए गए। अब यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है कि पीपल और नीम के पौधों का जो अंतर है, यानी कि पीपल के पौधे कितने हैं, 12x और नीम के पौधे कितने हैं, 5x। इनका अंतर किसके बराबर दे रखा है, इनका अंतर अपने को 56 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए 12 - 5x कितना आ गया, 7x बराबर 56। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 56/7 बराबर कितना आ गया, 8। तो x का वैल्यू जो है अपने पास कितनी आ गई, 8। अब इस x की वैल्यू अपन इसमें रख देंगे, तो यहाँ से अपने पास में जो कुल पौधे विद्यालय में लगाए गए उनकी संख्या आ जाएगी 20 × 8 कितना आ गया, 160 पौधे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है अपना वह क्या है, 130 किलोमीटर यात्रा में, चौथा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 130 किलोमीटर यात्रा में कुल यात्रा जो है वह कितनी है, कुल यात्रा दे रखी है अपने को 130 किलोमीटर। कुल यात्रा कितनी दे रखी है, 130 किलोमीटर दे रखी है। में एक व्यक्ति ने 80 किलोमीटर यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें से 130 में से 80 किलोमीटर की जो यात्रा है, 80 किलोमीटर की यात्रा कितनी स्पीड से करी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से।
ठीक है। और शेष यात्रा कितनी स्पीड से करी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 80 तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कर ली, तो शेष कितनी बच गई, 130 माइनस 80 कितना बच गई, 50 किलोमीटर की जो यात्रा है वह कितनी स्पीड से करी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करी है। तो यहां पर देखिए जो औसत चाल अपने को ज्ञात करनी है, इसमें व्यक्ति की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो औसत चाल अपने को इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। इसी को अपन क्या कह देते हैं, औसत चाल कह देते हैं। तो यहां पर देखिए कुल दूरी तो अपने पास है, कितनी है, 130 किलोमीटर, और कुल समय अपने को नहीं है, तो समय अपने यहां से ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहां से जो टाइम है वह ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें तो टाइम कितना लगा, मैं इसका टाइम को t1 नाम देता हूं। तो भाई समय बराबर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहां से अगर अपन देखें तो समय का जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो यहां से अपन क्या करेंगे, समय ज्ञात कर लेंगे, दूरी में चाल का भाग लगा के। तो देखिए दूरी कितनी है 80, तो 80 में अपन भाग लगाएंगे किसका, 60 का, चाल का भाग लगा दिया तो कितना आ गया, कट गया 20 से, तो कितना आ गया 4/3 घंटा। ये कितना आ गया, ये तो आ गया 80 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। इसी प्रकार से अगर मैं यहां से टाइम t2 ज्ञात करूं तो वह कितना आ जाएगा, दूरी में चाल का भाग लगा देंगे तो 50/25, तो कितना आ गया 2 घंटे। तो यानी कि 50 किलोमीटर की यात्रा तय करने में उसको 2 घंटे लगे। तो आप देखिए कुल दूरी अपने पास पहले से थी और कुल समय अपन ने ज्ञात कर लिया है, इस 4/3 घंटा और 2 घंटा। तो यहां से औसत चाल कितनी आ जाएगी, कुल दूरी कितनी है अपनी 130, और कुल समय कितना हो गया 4/3 प्लस 2। यहां से एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे, 130 4 प्लस 6/3, तो 3 ऊपर आ गया अपने पास में, ये आ गया 130/10 गुणा 3, 10 से 1 कटा, 13 गुणा 3 कितना हो गया 39। तो इनकी औसत चाल जो है कितने आ गई 39 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें जो ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास में, पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की रचना के लिए भुजा 20 से 7 सेमी, तो भुजा 20 से कितनी दे रखी है अपने को 7 सेमी, त्रिभुज की रचना करनी है। तो भुजा 20 से 7 सेमी दे रखी है तथा कोण ए और बी का मान अपने को दे रखा है। कोण ए का मान अपने को दे रखा है 50 डिग्री और कोण बी का मान दे रखा है अपने को 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मान दिए हैं, तो त्रिभुज की रचना के लिए सही स्टेप्स क्या है, अपने को स्टेप्स बताने हैं कि त्रिभुज किस तरह से अपन उसकी रचना करेंगे क्रम वाइज। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये BC खींचेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, BC खींचेंगे, B और C कितनी 7 सेमी की, ठीक है। फुट की सहायता से BC खींच लिया, इसको B नाम दे दिया और इसको C नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, अपने पास बिंदु A तो है नहीं, तो बिंदु B से अपने 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने 45 डिग्री का कोण बना दिया यहां पर, ठीक है। लेकिन अब बिंदु A अपने पास में है नहीं, लेकिन अपने को पता है कि जब कोण A और B कितना है 50 और 45 है, तो अपन कोण C ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि अपने को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना दे रखा होता है अपने को, कितना होता है 180। यहां से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C अपने पास में कितना हो जाएगा 180। कोण A का मान कितना दे रखा है अपने को 50 डिग्री, कोण B का मान कितना दे रखा है 45 डिग्री, और कोण C का मान यहां से अपन ज्ञात कर लेंगे। कोण C का मान कितना हो जाएगा, कोण C का मान हो जाएगा 180 माइनस 50 और 45 कितने हो गए 95। यहां से अपने पास में तो ये कितना आ जाएगा 85। तो कोण C अपने पास में कितना आ गया
85 डिग्री। तो जब कोण सी आ गया तो अब अपन पहले कोण सी बनाएंगे, सी पर प्रकार या चांदे की सहायता से। तो कोण 85 बनाएंगे, तो ये मान लीजिए मैंने बना दिया कोण सी पे 85 डिग्री, और ये जहां पे काटेगा वो अपना बिंदु ए हो जाएगा, और बिंदु ए पर जो कोण है वह कितना है 50 डिग्री। तो इस तरह से अपनी होगी। तो अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी देखिए आप, बी से 7 सेमी आधार खींचकर, सबसे पहले अपन बी से खींच दी, फिर कोण बी का निर्माण किया अपन ने, और उसके बाद में कोण सी का मान निर्माण किया कितना 85 डिग्री। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक चींटी बिंदु ए से 3 मीटर उत्तर दिशा में चलकर बिंदु बी पर पहुंचती है। तो एक चींटी क्या करती है? बिंदु ए से 3 मीटर उत्तर दिशा में चलकर, देखिए यहाँ पर ये बिंदु ए हो गया, इससे उत्तर दिशा में चली। तो देखो ये मैंने उत्तर दिशा में चला दी चींटी को, कितने मीटर? 3 मीटर। यहाँ पर 3 मीटर चींटी चली है, ठीक है, उत्तर दिशा में। फिर क्या कर रहा है? चलकर बिंदु बी पर पहुंचती है। अब ये क्या आ गया अपने पास में? बिंदु बी आ गया यहाँ पे, ठीक है। बी से दाहिनी ओर मुड़कर 4 मीटर दूरी पर खड़े, अब बी से दाहिनी ओर मुड़ रही है और 4 मीटर चली। कितने मीटर चल गई? 4 मीटर, ठीक है। और यहां पर क्या है? यहां पर 12 मीटर ऊर्ध्वाधर खंबे के शीर्ष पर पहुंचती है। अब यहां पर 12 मीटर ऊंचा एक खंबा खड़ा है। अब ये इसको देखो, यहां पर गलती क्या करते हैं कि यहां पर अपन जो खंबा है उसका निर्माण कुछ यूं कर देते हैं, और फिर यहां पर अपन क्या कर देते हैं, इसकी लंबाई अपन 12 मीटर कर देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अपन यहाँ पे क्या कर रहा है, जो चिंटी यहाँ चल के यहाँ पर एक खंबा यूं खड़ा है और चिंटी यहाँ पे जाके इस खंबे के शीर्ष यहाँ पर पहुंच रही है। बात समझ में आई? चिंटी पहले उत्तर दिशा में 3 मीटर गई, फिर 4 मीटर जाके इस खंबे पे चढ़ रही है, तो खंबे पे यूं चढ़ेगी। तो यहाँ पर ये वाली जो है, और इसको क्या कर देते हैं, जो कई जने इसको इस तरह से मान लेते हैं खंबे को, जबकि खंबा कैसे होगा? खड़ा खंबा होगा। तो इस तरह से अपने पास में होगी, और चिंटी यहाँ पर आके इसके आधार से शीर्ष पर यहाँ पे पहुंचती है। तो इस खंबे की लंबाई अपने को कितने दे रखी है? 12 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर उधर खंबे के शीर्ष सी पर पहुंचती है। यदि चिंटी ने 19 मीटर की दूरी तय करी, तो 19 मीटर की कैसे करी? 3 और 4 7, तो ये दूरी तय कर ली, और फिर इस खंबे पे चढ़ी है 12 मीटर, तो 7 और 12 कितना हो गया? 19 मीटर। तो अब ये बोलना है अपने को, तो 19 मीटर की दूरी तय की हो तो एक मक्खी द्वारा उड़कर ए से सी तक तय की गई न्यूनतम सीधी दूरी। अब बोल रहा है कि एक मक्खी द्वारा, देखिए इसको समझिए, यहां पे देखिए ये अपने पास में खंबा है, तो अपने को ये वाली दूरी बतानी है इसमें, ये वाली, कि भाई मक्खी यहाँ ए से उड़ी और सीधी इस सी बिंदु पे पहुंच गई, ठीक है। तो इसको अपने को बताना है। तो इसको मैं बोर्ड पे बना नहीं सकता, लेकिन आप इसको आप उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। यहां से सीधे यहां एक मक्खी पहुंच जा रही है, तो उसकी जो सीधी दूरी है उसको अपने को बताना है। तो समझिए अब इसको कैसे करेंगे। तो इस दूरी को बताने के लिए अपने को क्या करना होगा? पहले ये वाली जो दूरी है ये ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए ये जब ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये देखिए ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज का ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो इस कर्ण की लंबाई अपन कैसे ज्ञात करेंगे? वही आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? जो कर्ण है वह कितना आ जाएगा? 5 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे कैसे आया? वही 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 25, और यहां से 5 मीटर, ठीक है। तो ये अपने पास 5 मीटर आ गया। ये जो दूरी है ये अपने पास में कितनी है? खंबे की लंबाई कितनी है? 12 मीटर। तो ये 12 हो गई। अपने को ज्ञात क्या करनी है? यहां से यहां वाली। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया अब, और समकोण त्रिभुज का अपने को क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। देखिए यहां पर ये क्या है? ये तो क्या हो गया अपने पास में? ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, तो ये क्या हो गया? अपना कर्ण हो गया। और यहाँ पर ये अपना लंब हो गया, ये आधार हो गया।
तो इसको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना अपने को पता है ये वाली जो सीधी दूरी है, मक्खी द्वारा तय की गई सीधी दूरी। तो यहां पे देखिए जो मक्खी द्वारा तय की गई सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी, तय की गई न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? मक्खी द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी अपने पास में क्या हो जाएगी भाई? अपने को कुछ नहीं करना है, ये 5 है, ये 12 है, अपने को ज्ञात क्या करना है? करण ही तो ज्ञात करना है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहां से देखेंगे अपन, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो ये कितना हो गया? 169 का स्क्वायर रूट, और ये कितना अपने पता है 13 मीटर अपने पास में जो न्यूनतम दूरी जो मक्खी के द्वारा ए से सी तक, सी कहाँ पे? यहाँ पे है, ये कितना हुआ? 12 मीटर, और सी यहाँ पे है। तो अपनी जो सी ए से सी तक की जो न्यूनतम दूरी है वह कितनी आ गई? 13 मीटर। तो इसमें ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि खंबा है जो ये है, और अपने को यहां से यहां तक की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो जब ये 5 मीटर है और ये 12 मीटर है, तो अपन यहां से ये कर्ण ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो 5 मीटर और 12 मीटर से अपन कर्ण ज्ञात कर लिया, कितना आया? 13 मीटर। तो यही उसकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 7 सेमी लंबाई व 1 सेमी ऊंचाई के घनाभाकार बॉक्स में, देखिए ये अपना 8वां क्वेश्चन है, और इसमें क्या दे रखा है? 7 सेमी लंबाई और 1 सेमी ऊंचाई। देखिए ये अपना क्या हो गया? ये अपने पास में क्या हो गया? घनाभ हो गया। और इसमें अपने को क्या दे रखा है? 7 सेमी इसकी लंबाई दे रखी है। इसकी जो ये लंबाई कितनी दे दी? 7 सेमी दे दी। और जो 1 सेमी ऊंचाई अपने को दे दी, साथ में इसकी ऊंचाई कितनी दे दी? 1 सेमी। ठीक है, ऊंचाई अपने को दे दी 1 सेमी। घनाभाकार बॉक्स में 1 घन सेमी, 7 सेमी लंबाई व 1 सेमी ऊंचाई के घनाभाकार बॉक्स में 1 घन सेमी के 21 घनाभार बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 1 घन सेमी के, यानी कि अपने पास में एक इस तरह से जो घन है, 1 सेमी का जो घन है, जिसकी लंबाई भी कितनी हो 1 सेमी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी कितनी हो 1 सेमी। तो ऐसा घन अपने पास में ऐसे कितने घन इसमें रखे जा सकते हैं? 21 घन रखे जा सकते हैं। तो अपने को पता है कि जो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, तो यहां से घन की भुजा कितनी दे रखी है? 1 सेमी। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? 1 सेमी क्यूब। तो घन का आयतन कितना है यहाँ पे? 1 सेमी क्यूब। और 1 घन का आयतन है। ऐसे कितने घन अपन ने इसके अंदर इस घनाभाकार बॉक्स में रखे जा सकते हैं? 21 घन रखे जा सकते हैं। तो जो टोटल आयतन कितना हो जाएगा? इनका टोटल आयतन कितना हो जाएगा? तो 21 घनों का कुल आयतन, यहाँ पे देखिए 21 घनों का कुल आयतन किसके बराबर हो जाएगा? इस घनाभ, अब ये इतने रखे जा सकते हैं, तो 21 घनों का कुल आयतन किसके बराबर हो गया? इस घनाभ के आयतन के बराबर हो गया। तो यहां पर देखिए 21 घनों का कुल आयतन किसके बराबर हो जाएगा? घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा। यहां से देखिए, तो घनाभ का आयतन अपन किससे देते हैं? घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहां से देखिए घनाभ का जो आयतन है वह क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहां से लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यह किसके बराबर हो गया? 21 घनों के कुल आयतन के। तो 1 घन का आयतन अपन ने निकाल लिया, कितना है? 1 सेमी क्यूब। तो 21 का कितना हो जाएगा? इसको 21 से गुणा कर देंगे, 21 गुणा 1 सेमी क्यूब हो जाएगा। यहां से देखिए घनाभ की लंबाई अपने को दे रखी है कितनी? 7 सेमी। 7 सेमी लंबाई दे रखी है,
और ऊंचाई भी दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है 1 सेमी, और चौड़ाई अपने को पूछी है तो चौड़ाई की जगह अपन चौड़ाई रख देते हैं। 21 गुणा 1 21 ही आ गया अपने पास में। यहां से अपन देखेंगे तो जो चौड़ाई है वह कितनी आ गई अपने पास में 7 गुणा 1 7। इसका पक्षांतर करेंगे तो बट्टा में चला जाएगा, तो 21/7 बराबर कितना आ गया 3 सेमी। तो जो घनाभ की जो चौड़ाई है वह कितनी हो जाएगी 3 सेमी हो जाएगी, और यही अपना उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन डी अपना सही उत्तर होगा। तो समझिए यहाँ पर कुछ नहीं करना अपने को। यहाँ पर जो 1 सेमी भुजा वाले 21 घनिष्ठ घनाभाकार बॉक्स में रखे जा सकते हैं, तो यानी कि इनका कुल आयतन इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और अपना उत्तर आ जाएगा। कितना आया 3 सेमी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नौवां क्वेश्चन है, ये क्या है, यदि एक आयत की एक भुजा x प्लस 2 इकाई है तथा उसका क्षेत्रफल x² - 4 वर्ग इकाई है, तो बड़ी भुजा और छोटी भुजा की लंबाई में अंतर बताना है अपने को। देखिए कैसे करेंगे इसको। आयत ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में आयत है। इसकी एक भुजा अपने को दे रखी है x+2, एक भुजा x+2 दे रखी है, ठीक है, और दूसरी भुजा अपने को पता नहीं है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल यहां पर दे रखा है अपने को। क्षेत्रफल कितना दे रखा है x² - 4, ठीक है, x² - 4, और इसकी एक भुजा दे रखी है। आयत की एक भुजा अपने को कितनी दे रखी है, एक भुजा दे रखी है x+2। तो अब यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, और वो किसके बराबर दे रखा है अपने को x² - 4। तो मैं कहता हूं कि ये कितनी हो गई, लंबाई हो गई x+2। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको लंबाई मान लेता हूं तो ये क्या हो गया x+2 गुणा चौड़ाई, अपने को पता नहीं है, तो ये कितना आ गया x² - 4। अब इसको आगे सोल्व कीजिए, x+2 गुणा चौड़ाई बराबर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं x-2 और x+2 लिख सकते हैं। यहां से देखिए x+2 से x+2 कैंसिल आउट हो गया। यहां से चौड़ाई अपने पास में कितनी आ गई x-2 आ गई। अब अपने क्या करना है, तो दोनों भुजाएं आ गई है। एक भुजा x+2 थी तो दूसरी भुजा है, ये अपने पास क्या आ गई दूसरी भुजा, ये अपने पास में दूसरी भुजा आ गई। तो दूसरी भुजा कितनी है x-2। तो अब अपने क्या करना है, इनकी भुजाओं को, बड़ी भुजा और छोटी भुजा की लंबाई का अंतर पूछा है अपने को। तो बड़ी भुजा तो ऑब्वियसली है यही है कि x में कोई संख्या जुड़ रही है और इसमें x में कोई संख्या घट रही है, तो बड़ा कौन सा होगी इसमें दोनों में से, x+2 बड़ी होगी और x-2 छोटी होगी। तो बड़ी भुजा का छोटी भुजा से अंतर, बड़ी भुजा का छोटी भुजा से अंतर कितना आ गया अपने पास में, बड़ी भुजा में से घटा देंगे x+2 माइनस x-2। तो यहां से देखिए x+2 माइनस x+2, x में से x गया तो अंतर कितना आ गया 4 इकाई, 4 इकाई अपना इसका अंतर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 10वां, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में वह कौन सा है 10वां क्वेश्चन। और 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को, 48 AQB प्लस 120 A²B² प्लस 75 AB³ बटा 4A प्लस 5B का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर दे रखा है 3 के। और अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है
हो तो ए व बी का गुणनफल होगा। ए और बी का गुणनफल पूछा है अपने को। तो देखिए इसको करने का देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है इक्वेशन, लेकिन अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये सेकेंड्स में सोल्व हो जाता है। कैसे? अपन इसको पहले इससे क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 48 ए क्यूब बी प्लस 120 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 75 ए बी क्यूब, ये किसके बराबर है 3। इसके स्क्वायर को खोल के लिख देते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ये कितना हो गया 16 ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 20 5 चौक 20 20 दूना, इसको गुणा करके लिख देते हैं यहाँ पे 40 ab, ठीक है। और फिर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना अपने पास है 5b स्क्वायर यानी 25 बी स्क्वायर। तो अब मैंने इसके स्क्वायर को खोल के यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 48 ए क्यूब बी प्लस 120 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 75 ए बी क्यूब बराबर 3 को मैं अंदर गुणा कर देता हूँ। तो 16 3 48 ए स्क्वायर आ गया, ये आ गया अपने पास में 120 ए बी और ये आ गया 75 बी स्क्वायर। यहाँ से अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पूरे में से देखिए ए बी कॉमन आ रहा है इन तीनों टर्म्स में से, तो मैं यहाँ से ए बी को कॉमन ले रहा हूँ। ए बी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा यहाँ पे 48, यहाँ से बी कॉमन आ गया, एक ए कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर बच गया यहाँ पे 48 ए स्क्वायर। और यहाँ पे ये देखिए 120 ए कॉमन आ गया और बी भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा ए बी बचा। और यहाँ पर 75 ए कॉमन आ गया बी स्क्वायर बचा। और इधर क्या है 48 ए स्क्वायर प्लस 120 ए बी प्लस 75 बी स्क्वायर। देखिए दोनों ही टर्म सेम है यहाँ पे, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास में ए बी जो है वह कितना बच जाएगा 1। तो यही पूछा है कि ए और बी का गुणनफल क्या होगा, तो ए और बी का गुणनफल कितना आ जाएगा अपने पास में 1 आ जाएगा। ये कट गया यहाँ से, तो ये कितना आ गया गुणनफल 1। तो ऑप्शन बी अपना यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई छात्र लिखता है, देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 4 मीटर। तो यहां पर अपने को दे रखा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में बोल रखा है कि पूछा है कि भाई इस छात्र ने क्या गलती की है या इसने सही लिखा है, ये क्या इस छात्र ने सही लिखा है क्या। देखिए अपन देखते हैं तो इसने सही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा है सही, क्योंकि इसने यहाँ पे रेशियो ले रखा है और रेशियो का कोई भी मात्रक नहीं होता। रेशियो एक मात्रक रहित राशि होती है। क्यों? क्योंकि जैसे सेमी है तो सेमी से सेमी कट जाएगा और यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं आना चाहिए, इसका रेशियो का मात्रक होता ही नहीं है। तो लेकिन इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर मात्रक लगा रखा है। दूसरी तरफ इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए इसने इसको मात्रकों को चेंज तो करना आ रहा है। यहाँ पे किलोमीटर को इसने पहले क्या किया, देखो यहाँ पे ये 1000 मीटर लिखने का इसने क्या किया, पहले किलोमीटर को इसने मीटर में चेंज किया है। तो कितना आया 15,000 लिखा इसने और उसमें फिर इसने 15 मीटर का भाग लगाया है। तो इसने 15 से ये काट दिया और इसका आ गया 1000 और इसने ये मीटर को काटना भूल गया यहाँ पर भी है। और ये क्या कर रहा है, इसका भी मात्र क्या लिख दे रहा है, मीटर लिख दे रहा है। तो यहाँ पर अपने को क्या पता चला कि जो स्टूडेंट है उसको मात्रकों का रूपांतरण करना तो आ रहा है। देखिए इसने यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में चेंज करके ये कैलकुलेशन करी है, लेकिन ये इसको ये क्या नहीं आ रहा कि जो भिन्नों की संकल्पना से ये क्या नहीं है, परिचित नहीं है, क्योंकि भिन्न या रेशियो का कोई अनुपात नहीं होता। तो यहाँ पर अपने को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना था। तो आप स्क्रीन पे देखिए ऑप्शन ए जो है वह क्या है, मात्रकों का ज्ञान रखता है, मात्रकों का ज्ञान रखता है एवं मात्रकों के रूपांतरण और भिन्नों की संकल्पना से परिचित है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि इसको मात्रकों का ज्ञान तो है और उसका रूपांतरण भी ये कर रहा है।
और भिन्नों की अवधारणा भी इसको पता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। और इसने हम इस वाले क्वेश्चन में भी इसका मात्रक सेमी लिख दिया और यहाँ पर भी इसका मात्रक मीटर लिख दिया। तो यहाँ पर ये मात्रक आने ही नहीं चाहिए था। तो ये क्या कर रहा है, हर बार ये भूल जाता है कि मात्रकों का जो अनुपात है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में अपना जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए जो दोस्तों अब अपन क्या करते हैं, जो अपने जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि मैं दूसरा और सातवां क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में करवाऊंगा, तो इसका कारण यही है कि इन दोनों क्वेश्चंस में मेरे को डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद गलत हो सकते हैं। और इसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं। अगर आप मेरे से सहमत है या असहमत है तो आप मेरे को इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सातवां क्वेश्चन है वह आप स्क्रीन पे देखिए। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, एक पूर्ण घन संख्या दो शून्य पर समाप्त नहीं होती, ठीक है। और इसमें अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं और अपने को सही कथन बताना है कि चारों में से कौन सा सही होगा, कौन कौन से सही होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन ए जो दे रखा है वह क्या दे रखा है, एक पूर्ण घन संख्या दो शून्य पर समाप्त नहीं होती। तो ये बात एकदम सही है, एक पूर्ण घन संख्या कभी भी दो शून्य पर समाप्त नहीं होती। वह कितने शून्य पर समाप्त होती है, तीन शून्य पर, अगर कोई पूर्ण घन संख्या है। जैसे कि अगर मैं 10 का ही घन देखूं तो 10 का घन कितना आया, 1000 आया। तो ये कितने शून्य पर समाप्त हो रही है, तीन शून्य पर समाप्त हो रही है। तो यानी कि पूर्ण घन संख्या हमेशा दो शून्य पर समाप्त नहीं होती, तीन पर समाप्त हो रही है। तो यानी कि इसका जो ये कथन ए है यह इसका सही है, ये कथन इसका क्या है, सही है। इसमें जो दूसरा कथन दे रखा है बी ऑप्शन में वह क्या है, बी कथन क्या दे रखा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। क्या बोला है कि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। देखिए यह जो कथन है यह इसका गलत है। क्यों है, देखिए मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि अपने पास में एक संख्या है 15, तो 15 का अगर मैं वर्ग करूं या स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, 225 आया 15 का वर्ग। और ये किस पे समाप्त हो रहा है, 5 पे समाप्त हो रहा है, चलो ठीक है। अब अगर मैं इस 15 का क्यूब देखूं तो 15 का क्यूब कितना आएगा, 225 को आप गुणा कर लीजिए 15 से फिर से, तो 15 5 75 और 15 दूनी 30 और 7 कितना हो गया 37 और 15 दूनी 30 और 3 33। तो इसका जो घन है या क्यूब है वह कितना आया 3375। देखिए इसने क्या बोला है कि किसी संख्या के वर्ग 5 पर समाप्त होता है। देखो इसका वर्ग 5 पे समाप्त हो रहा है, लेकिन इसका जो घन है वह 25 पे समाप्त नहीं हो रहा है, किस पे हो रहा है 75 पे समाप्त हो रहा है। तो जो कथन बी है वह गलत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये जो कथन है ये गलत है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। अरे ऐसा तो घन है, जैसे 2 का घन है, 2 का घन कितना होता है 8 होता है, ये 8 पर ही समाप्त हो रहा है, ठीक है। और भी है, जैसे कि मान लीजिए शायद 12 का जो क्यूब आएगा वह भी किस पे 1728 आएगा, और यह भी किस पे समाप्त हो रहा है 8 पे समाप्त हो रहा है। तो इसने क्या बोला, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये तो है, यानी कि ये कथन सी भी क्या है असत्य है। तो यहां पर देखिए अपना जो कथन ए तो अपना क्या आया सत्य आया, बी और सी जो है वह क्या आया असत्य आया, ठीक है। अब चौथा देखते हैं अपन, 2 अंकों वाली संख्या का घन 4 से 6 अंकों का होता है। तो यहाँ पर जो 2 अंकों वाली संख्या का घन जो है 4 से 6 अंकों का होता है, यह भी कथन सत्य है। तो डी भी क्या है अपने पास में सत्य है। तो ऑप्शन डी एंड ए तो सत्य है और बी और सी असत्य है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है अपने को क्या दे रखे हैं, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। हो सकता है मैं गलत भी हूं, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि जो मैं कह रहा हूं कि बी और सी असत्य है और ए और डी सत्य है। तो अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑप्शन डी मैंने आपको समझा दिया है, 2 अंकों वाली संख्या का घन 4 से 6 अंकों का होता है। तो ये देख लीजिए 2 अंकों की संख्या क्या है 10 है,
सबसे छोटी दो अंकों की संख्या क्या है 10 और सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या कितनी है 99 है। आप इनका क्यूब करके देखिए तो आपको मिलेगा कि इनका जो घन है वह 4 से 6 अंकों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ऑप्शन डी भी सत्य होता है, ए और डी सत्य होते हैं और बी और सी असत्य होता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन अपने को क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यह डाउटफुल है और ये जो ऑप्शंस है इसके वह मुझे गलत लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको आपको लास्ट में बताना उचित समझा। इसके बाद में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए उसको भी डिस्कस करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2 भी डाउटफुल है। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दो समबाहुभुजों के बहिष्कोण क्रम से 45 डिग्री और 50 डिग्री है। यानी कि एक समबाहुभुज है, दो समबाहुभुज में जो पहला समभुज है, एक समबाहुभुज का बहिष्कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री दे रखा है और दूसरे समबाहुभुज का बहिष्कोण कितना दे रखा है 50 डिग्री। तो अपने को क्या बताना है इसमें, यदि प्रत्येक बहुभुज के शीर्षों को उसके केंद्र से मिलाया जाए तो क्रम से n1 व n2 त्रिभुज बनते हैं। तो n1 और n2 का अनुपात पूछा है। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, जब भी अपने को समबाहुभुज का बहिष्कोण दिया गया हो तो उससे अपन समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यहां पर देखिए जो समबाहुभुज की भुजाओं की जो संख्या होती है, संख्या है वह कैसे ज्ञात करते हैं अपन, 360 बटा प्रत्येक बहिष्कोण। इस सूत्र से अपन समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर देखें तो पहला जो समबाहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी 360 में अगर अपन उसके जो बहिष्कोण का मान कितना है 45 डिग्री का भाग लगा देंगे। यहां से अगर मैं इसका 45 का भाग लगाऊं तो कितना आया, देखिए इसको काट दीजिए, 9 चौक 36 और ये 5 कितना आया 40 बटा 5 और यहां से कितना आ गया 8। तो यानी कि जो पहला समबाहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है 8 है। अब इसी प्रकार अगर अपन बात करें दूसरे समबाहुभुज के बहिष्कोण की, तो यहां पर देखिए, यहां पर इसमें मेरे को ये जो इसके बहिष्कोण का मान दे रखा है इसमें मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है। क्यों, क्योंकि जब अपन यहां पर समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे तो अपन को क्या करना होगा, 360 में 50 का भाग लगाएंगे। तो 360 में 50 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है इसमें, 36 बटा 5 और कोई पॉइंट्स में अपना भुजाओं की संख्या आएगी। तो जब भी पॉइंट्स में भुजाओं की संख्या आ रही है तो वह समबाहुभुज हो ही नहीं सकता। तो इस कारण से यहाँ पे ये 50 डिग्री इसका मान हो ही नहीं सकता बहिष्कोण का। तो अगर अपने पास में इसकी जगह कोई दूसरा कोण होता, मान लीजिए कि 60 डिग्री होता, तो अपने भाग आसानी से जाता और अपने पास में दूसरे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या आ जाती। अब भुजाओं की संख्या आने के बाद में अपन इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, जितनी भुजाएं, जैसे ये कितना है अष्टभुज है अपने पास में, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में त्रिभुज होता, ठीक है समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो अब देखिए अगर मैं इसके शीर्षों को उसके केंद्र से मिलाऊं तो त्रिभुज का केंद्र ये रहा, तो अब इसके शीर्षों को केंद्र से मिला रहा हूं तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं मेरे पास में 1 2 और 3, यानी कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने के ही त्रिभुज बनते हैं। कब, जब शीर्षों को केंद्र से मिलाते हैं। इसी प्रकार अपन देखें अगर मेरे पास में मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज यानी कि वर्ग है अपने पास में, तो अब इसके भुजाओं को मैं, इसके शीर्षों को अगर मैं इसके केंद्र से मिलाऊं तो देखिए मेरे पास में कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, कितने त्रिभुज बन रहे हैं 1 2 3 4। तो यानी कि जितनी भुजाएं होती हैं शीर्षों को केंद्र से मिलाने पर उतने ही त्रिभुज बनते हैं। तो यहाँ पर अपने पास समभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आई, पहले की 8 आई। तो मतलब अगर मैं इस
अष्टभुज के शीर्ष को इसके केंद्र से मिलाऊंगा तो जो त्रिभुजों की संख्या है वह कितनी बढ़ेगी, 8 है, 8 त्रिभुज बनेंगे। तो फिर यहां से 8 का इस, अगर यहां पर इसका बहिष्कोण का मान 50 ना देके कुछ और होता तो अपन उसका जो त्रिभुजों की संख्या है उससे अनुपात ज्ञात कर पाते। यहाँ पर जो ये समबाहुभुज के बहिष्कोण है इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बहिष्कोण जो 360 में जो है, जो प्रत्येक बहिष्कोण का पूरा पूरा भाग जाएगा तभी वह एक समबाहुभुज होगा। तो इसलिए यहाँ पर मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है। अगर आप भी मेरे बात से सहमत है या असहमत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो जो कि प्रशिक्षण रुचि आंकलन में पूछे गए प्रश्नों का जो मैंने जो मैथ्स के क्वेश्चनों का वीडियो बनाया है यह आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरह का डाउट है या आपके कोई भी सुझाव है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।